इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है और उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली है। लेकिन इस बीच यमन के यूथी विद्रोहियों ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद इजरायली सेना के हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगा है। देखिए इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। जब नेतन्याहू बाइडेन की मुलाकात और अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन को लेकर पूरी दुनिया इजराइल की चर्चा कर रही है, तब इजराइल के दुश्मन एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह हमला भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। 19 जुलाई शुक्रवार का दिन खुलने वाला था कि रात 3 बजे ये ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अवीव में दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजराइल बच नहीं सका। अब ऐसे ही कई हमले इजराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहां उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमाम लिव्याथन और करीश गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। ऐसे में नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा है। तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल को अपने शहरों से ज्यादा अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ तो धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजराइल को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजराइल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? तेल अवीव में जहां अटैक हुआ वो तेल अवीव का याफा इलाका है और जिस ड्रोन से यमन ने हमला किया उस ड्रोन का नाम भी याफा है। לאחר תחקיר ראשוני שביצענו ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כי מדובר בכלי טיס בלתי מאויש מדגם צימד 3. להערכתנו הוא הגיע מתימן עד לתל אביב. צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני. याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूथी विद्रोही इजराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो इसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हों या फिर इजराइल के बंदरगाह। हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर इजराइल के जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें हाइफा और एलात पोर्ट सबसे आगे हैं। हाइफा का बंदरगाह भूमध्य की तरफ है, जबकि एलात बंदरगाह दक्षिण में अकबा की खाड़ी यानी लाल सागर की तरफ खुलता है। यमन के इन दोनों पोर्ट्स पर हमले की न सिर्फ धमकी आती है बल्कि हूथी विद्रोही इन दोनों पर मिसाइल से हमला भी कर चुके हैं। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। जिस इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजराइल पर उसके दुश्मन के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजराइल तक पहुंचा है।
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب، وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة. इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने यमन से बदला ले लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है। यमन ने तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया तो इजराइल ने हुदैदा बंदरगाह पर तेल डिपो को टारगेट बनाया। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब जवाबी कार्रवाई में इजराइल के तेल और गैस वाले ठिकानों को टारगेट बनाना चाहते हैं। भूमध्य सागर में इजराइल की ऑयल रिग्स को ड्रोन से टारगेट बनाकर यमन के हूथी विद्रोही ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो इजराइल की दुखती नब्ज को दबाना जानते हैं। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप, और ये हमले इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचाएंगे। एक ड्रोन कैसे युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा सकता है, ये यमन के याफा ड्रोन ने साबित कर दिया है। खतरे की घंटी संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv, for which the Houthis in Yemen claimed responsibility. This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families. युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है, ये आप यूएन से आए अलर्ट को देखकर समझ सकते हैं। याफा जैसे ड्रोन से ये मुमकिन है क्योंकि इससे पहले इजराइल का एयर डिफेंस नेटवर्क इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। ऐसे कई हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हूथी विद्रोहियों की याफा ड्रोन ने इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। यही वजह है कि तेल अवीव पर अटैक के बाद अमेरिका पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर की बात कर रहे हैं। हमास पर बमबारी नहीं बल्कि उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमास के कब्जे में 120 इजरायली बंधक हैं और इस बात ने नेतन्याहू को काफी बेचैन किया हुआ है। אנחנו נחושים להחזיר את כולם. התנאים להחזיר אותם מבשילים, ונתנו פשוט שאנחנו מפעילים לחץ מאוד מאוד חזק על חמאס, ואנחנו רואים שינוי מסוים, ואני חושב שהשינוי הזה ילך ויגדל, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. זוהי מטרת מלחמה. तेल अवीव से रवाना होने से पहले नेतन्याहू उन लोगों से मिले थे जो हमास की कैद से छूट चुके हैं या छुड़ाए गए हैं। इनमें इजरायली बंधकों के परिवार भी थे। नेतन्याहू ने बताने की कोशिश की कि वो बाइडेन से इस बारे में जरूर बात करेंगे ताकि हमास पर दबाव बने और 120 इजरायली बंधकों की रिहाई मुमकिन हो पाए। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजराइल को किसी तरफ से कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। उन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। यमन के तेल गोदाम में लगी आग अब भी जल रही है। इसी जगह पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता चल गया है कि हूथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गाजा से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है।
أقدم الكيان الصهيوني باستهداف موانئ الحديدة والمنشآت النفطية وعدد من الأعيان البدنية في جريمة كبيرة جدا، جريمة تؤكد أن هذا العدو لن يرتدع أبدا إلا بالقوة، لأنه لا يفهم إلا منطق القوة. ها هو يستهدف المنشآت لمحاولة حصار الشعب اليمني وضرب الجانب الاقتصادي عندما فشل. بالنسبة للاستهداف لهذه المؤسسات الحيوية التي تخدمها الشعب اليمني فهو استهداف لكامل الشعب اليمني. यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है। أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ستقوم قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها البحرية والقوية والطيران المسير بالرد القاسي. इससे पहले हुथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया है। और अब खतरा इजराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है, क्योंकि इजराइल भी जानता है कि यमन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और इधर नेतन्याहू और बाइडेन के बीच जो भी बात होगी उसमें अरब देशों को लेकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल के नंबर 1 दुश्मन ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथी जेडी वेंस ने ऐसा सुझाव दिया जिसे लेकर पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ने का खतरा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ गाजा में इजराइल का नया हमला हुआ है और दूसरी तरफ नेतन्याहू और गोला बारूद की डिमांड के साथ अमेरिका में मौजूद हैं। गाजा में इजराइल की बमबारी से एक ही दिन में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं। ये गाजा में सबसे खूनी दिनों में से एक साबित हुआ है। गाजा के खान यूनिस इलाके में न सिर्फ इजरायली वायुसेना ने बमबारी की, यहाँ पर इजरायली टैंक मार्कवा ने भी अंधाधुंध गोले बरसाए और नतीजा आपके सामने है। अपने इजरायली से जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बाकी अरब देश एकजुट हो जाए। जेडी वेंस ने अरब वर्ल्ड के सुन्नी बहुल देशों को ईरान के खिलाफ एक फ्रंट बनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है। यानी साफ है कि अमेरिका का एक पावर नहीं है। 近日，国际法院发表咨询意见，认定以色列持续占领巴勒斯坦违反国际法，以色列有义务立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领。 जब गाजा में बमबारी चल रही है और नेतन्याहू अमेरिका से बम और हथियार की डिमांड करने पहुंचे हैं, तब बीजिंग में हुई एक मीटिंग ने इजराइल के माथे पर लकीरें खींच दी है। वजह है चीन के विदेश मंत्री से फिलिस्तीन के अलग अलग गुटों की मुलाकात। इस मीटिंग में हमास और फतह दोनों गुट के नेता शामिल हुए। खबर यह है कि फिलिस्तीन के 14 गुट इस बात पर राजी हुए हैं कि PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरे फिलिस्तीन के लोगों का सही प्रतिनिधित्व करता है। 最核心的成果就是明确巴解组织是巴勒斯坦人民的唯一合法代表。最突出的亮点就是围绕加沙战后治理，组建临时民族和解政府达成了一致。 जहां अमेरिका फेल हुआ है वहां चीन ने बाजी मारी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चीन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी हल निकालने में जुट गया है। चीन अब डील मेकर बनना चाहता है, लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगला एक हफ्ता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत अहम होने वाला है। जुलाई के अंत तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लीजिए कि फिर ये युद्ध पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।